जब मोदी जी को देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी का काम किया। जब यूपी में योगी जी की जरूरत थी, मैंने उनके लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, आज मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरत किस तरह से महसूस हुई? क्योंकि आप तो मोदी के बड़े भक्त, अनन्य भक्त, बड़े भक्त, इस तरह से बोलते थे खुद को। बस एक ही लड़ाई थी। मनोहर लाल जी चाहते थे कि मैं मोदी भक्त ना लिखकर मनोहर भक्त लिखूं, और मैं तो ये गाना पहले जैसे पॉलिटिकल गाने गाता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी मैंने गाना गाया, राधे राधे नाम से ही अच्छे दिन आएंगे। भाई पॉलिटिशियन के नाम से कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले। तो बड़ी नाराज़गी है बीजेपी नेताओं से। उसके बाद कई बार इन्होंने एवर क्योड़ के ऊपर मेरे पे हमला करने की कोशिश करी। कई बार मैं सवेरे सवेरे सैर करने जाता हूँ, धमकियाँ देने का काम किया। कौन सी जेल में और क्यों? कैंसल जेल में रह के आया। खट्टर साहब ने पुराना एक केस उठाया जो खत्म हो चुका था, 4 बार कैंसिल हो चुका था। उसके अंदर धाराएं जोड़ जोड़ के मेरे को अंदर डाल दिया। राम राम, नमस्कार। सोनिया मेरा नाम है। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। अब ये बातचीत बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बातचीत बेहद दिलचस्प इंसान के साथ हम कर रहे हैं। उनका नाम है रॉकी मित्तल साहब। अब आप इनको कई दिन पहले तक देखते होंगे, या फिर मैं कहूँ कि साल पहले तक आप देखते होंगे। नरेंद्र मोदी का फैन, नरेंद्र मोदी का भक्त, इस तरह के टाइटल के साथ बीजेपी के गाने बनाते हुए। लेकिन साहब हम कहें कि अभी फ़िलहाल जो है वो हमें कांग्रेस के गीत गाते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हम ये कहें कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नहीं, मैंने उनको समर्थन दिया है, तो शामिल कहीं नहीं हुआ। मैं पहले भी बीजेपी में भी नहीं था। अच्छा। तो मैं मोदी जी का एक फैन था, मोदी जी का भक्त था, उनका काम करता था। पार्टियों से तो मेरा शुरू से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। लेकिन जो अच्छा लगता है, जब मोदी जी को देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी का काम किया। जब यूपी में योगी जी की जरूरत थी, मैंने उनके लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, आज मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरत किस तरह से महसूस हुई? क्योंकि आप तो मोदी के बड़े भक्त, अनन्य भक्त, बड़े भक्त, इस तरह से बोलते थे खुद को। नहीं, बोलता था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब कोई भी काम नहीं होगा, मैंने 14 साल तक मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया। वो 14 साल की तपस्या का फल मुझे क्या मिला? जेल, मुकदमे, 4 मुकदमे ठोक दिए गए। ये किस कारण से मुकदमे ठोके? बस एक ही लड़ाई थी। मनोहर लाल जी चाहते थे कि मैं मोदी भक्त ना लिखकर मनोहर भक्त लिखूं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मनोहर साहब ही तो मित्र रहे ना नरेंद्र मोदी के। मित्र है, लेकिन मैं हर एक इंसान का तो भक्त नहीं बन सकता ना। कल को कोई भी पार्टी, मान लो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर लेता हूँ, भाई मोदी भक्त लिख दिया, इसके बाद किसी का भक्त नहीं बन सकते, फिर तो भगवान के भक्त है। और अब मुझे इतनी अकल जरूर आ गई है कि एक इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान होता है, भक्त तो हमेशा भगवान का ही बनना चाहिए। और मैं तो ये गाना पहले जैसे पॉलिटिकल गाने गाता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी मैंने गाना गाया, राधे राधे नाम से ही अच्छे दिन आएंगे। भाई पॉलिटिशियन के नाम से कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले, परमात्मा का नाम लोगे तभी अच्छे दिन आएंगे। और जितना 14 साल तक मैंने इनके लिए काम किया, पूरे देश में तन मन धन से, 14 साल यदि मैं किसी देवता की पूजा कर लेता ना, वही पत्थर में से प्रकट हो जाता। लेकिन ये प्रकट नहीं हुआ। तो बड़ी नाराज़गी है बीजेपी नेताओं से। देखो, ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण भगवान के जन्म पे। जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। कंस ने जेल में डाल रखा था। मुझे भी तो इन लोगों ने एक कंस का ही काम किया ना, मेरे को जेल में डाला। ऐसे ऐसे जो अपनों को कौन है, अपने बच्चों को नागी नहीं खाती है, कोई दूसरा जानवर नहीं खाता। ऐसा क्या हुआ था? सब ठीक चल रहा था, बीजेपी के मंचों पे जा रहे थे, आपके गीत गाने सब लोग देख तो रहे थे। क्या खट्टर साहब को मेरी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। वो बुला के एक ही बात बोलता था कि भैया आपकी अखबारों में फोटो नहीं आनी चाहिए, आपकी वीडियो में फोटो नहीं आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी हीरो के, बिना स्टार के आप फिल्म बना दोगे? फिर बार बार मैंने बोला कि जी जितना पैसा खर्च हो रहा है आपके यहाँ पे, 1500 करोड़ रुपये खर्च हो गया, ये कम 500 करोड़ में हो सकता था। 1000 करोड़ के 1000 स्कूल हरियाणा में मॉडर्न बनाए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलना। कहा तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए थी, कहा मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा, आपने उस समय मुद्दा उठाया था कि विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च किया गया है। देखो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैं हमेशा हरियाणा के हितों में काम किया है। और बीजेपी के लिए मैं एक ऐसा गधा था, गधा होता ना, ऐसा गधा होता था। काम तो बीजेपी के लिए करता था, चारा खाने बाहर जाता था। इनके लिए फ्री में काम किया, पूरे देश में काम किया, इनसे कभी चवन्नी नहीं ली। पैसा मैंने कांग्रेस वालों से भी नहीं लिया। मेरी एक इच्छा जाहिर, मैंने एक इच्छा थी कि जिन लोगों के खिलाफ मैंने 200 गीत गाए, जिन लोगों को मैंने बुरा भला कहा, और उन लोगों ने मेरे कुछ नहीं कहा, जिन लोगों के लिए मैंने काम किया उन्होंने जेल में डालने का काम किया। इन्होंने मेरे को गुड़गांव केस, कैथल केस, दिल्ली केस, कहाँ केस नहीं किए, हर जगह केसों में उलझा के रखा। उसके बाद कई बार इन्होंने एवर क्योड़ के ऊपर मेरे पे हमला करने की कोशिश करी। कई बार मैं सवेरे सवेरे सैर करने जाता हूँ, धमकियाँ देने का काम किया।
इन्होंने एक बार थोड़ी सैकड़ों बार टॉर्चर किया, लेकिन जनता का मेरे साथ साथ था, परमात्मा मेरे साथ था। आपके तो बीजेपी के भीतर बहुत सारे नेता भी होंगे ना जो आपको जानते होंगे, उनके साथ मित्रता होगी, तो क्या किसी ने आपकी समस्या, आपकी शिकायतें नहीं सुनी? खट्टर ही सरकार है, खट्टर ही संगठन है। तो अब तो चले गए ना खट्टर साहब, नायब सैनी आ गए। ये कहने की बातें चलती उन्हीं की है, वही प्रदेश अध्यक्ष है, वही प्रभारी है, वही सीएम है। ये तो क्या बोलूँ मैं, ये तो बस जो वो बोल देंगे ना कि ऐसा होगा वैसा ही होगा, यदि वो बोल देंगे ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। एक मीटिंग में मुद्दा उठा के रॉकी मित्तल का मान सम्मान करना चाहिए, तो उसी टाइम उनको धमका दिया। प्रदेश अध्यक्ष जो बने मेरे परम मित्र हैं, लेकिन मोहनलाल बड़ौली। मोहनलाल बड़ौली, उसको पूछो 1 तारीख के बाद कभी रॉकी मित्तल से बात हुई, और बोलेगा कि नहीं हुई। 15 अगस्त को उनका कॉल आया, वो जब लास्ट दिन था, कि भाई मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने बोला ज़िंदगी भर ट्राई करते रहो, क्योंकि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। लेकिन वो बेचारा क्या करे, जब खट्टर साहब उसको बोलेंगे कि नहीं रॉकी मित्तल से बात नहीं करनी। इनको तो इतना भी बोला कि रॉकी मित्तल से बात नहीं करनी है, बात करनी छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे घर में एक फंक्शन था, एक साल भी नहीं हुआ, इन्होंने फतवा जारी कर दिया कि रॉकी मित्तल के फंक्शन में कोई नहीं जाएगा। सच मालूम कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता तक भी नहीं आया। बताओ मैं रह के करूँगा क्या, ना ये दुख के साथी ना सुख के साथी। और फिर इसके बाद आपने कांग्रेस को समर्थन देने का ये कैसे सोचा? किसी नेता से प्रभावित होके, किससे प्रभावित हुए? देखो मेरी जन्मभूमि कैथल है, वह रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, उनको मैंने समर्थन दिया। मेरी कर्मभूमि पंचकुला है, यहाँ चंद्रमोहन जी हैं, मेरे मित्र हैं, मैंने उनका समर्थन दिया। क्योंकि पंचकुला की हालात को देखते हुए एक रोना आता है। आप भी थोड़ा सैर करके जाना, आपको टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, बेचारी गौ माता गंदगी खाती हुई मिलेगी। आप बस स्टैंड का हाल देखो, आप पार्कों का हाल देखो, गंदगी देखो जगह जगह कितनी पड़ी है। तो इन चीज़ों से लगा कि नहीं, और कोई भी कार्य जो बड़े लेवल का होता है, एक भी काम 10 साल में नहीं कर पाए। और जब चौधरी भजन लाल जी थे या उनके बेटे चंद्रमोहन जी थे, उन्होंने ही पूरे पंचकुला को डेवलप किया। मुझे लगा कि अब उनकी ज़रूरत है। ये तो जो बिल्डिंगें बनी थी, आप 5 सेक्टर की बिल्डिंगें देख लो, 4 सेक्टर की बिल्डिंगें देख लो, 2 सेक्टर की सरकारी बिल्डिंगें देख लो, जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, ये उन पर पेंट भी नहीं करवा सके। लाइट बदलवाने की बात तो दूर की बात है। करप्शन का भी आपने जिस समय जिक्र किया था, काफ़ी बवाल हुआ था। तो क्या पूरा मामला, क्या पूरे आप ये गिनवाएंगे? इनको वो लोग पसंद हैं जो खुद भी खाएं और इनको खिलाएं। मुझे ना खाना पसंद था, ना खिलाना पसंद था। मैं सौदागर नहीं हूँ, मैं हरियाणा का हित के बारे में सोचता हूँ। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि अपना घर भरना है। मैं तो दाल रोटी खा लूँगा, मुझे नहीं शाही पनीर चाहिए। आपने जितनी रैलियों में आपने गाने गाए, आप गए कहीं कहीं, तो क्या एक भी पैसा नहीं मिला? मिला, मैंने मांगा ही नहीं। मिला क्या बात? मैंने बोला ना कि मैं फरी का गधा था। गधा समांड होता रहता है और 4 बार चर के आता, वो काम मेरा था। इन्होंने तो कभी चारा भी नहीं खिलाया। तो फिर कैसे कमाई होती, घर कैसे चलता? कोई भी नेता एक बात कहते, मेरा घर में और काम होता है। हम ज्वाइंट फैमिली है, मेरे 2 भाई हैं, 2 बेटे, वो सारा काम करते हैं। हम किसान भी हैं। इन्होंने तो पूछ लो कभी रॉकी मित्तल को बैठा के घर पे खाना भी खिलाया तुमने? सिर्फ यूज किया, यूज एंड थ्रो। और मैं तो खुद कहता था प्लीज यूज मी। इन्होंने खूब यूज किया और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। किया, लेकिन कम से कम मान सम्मान नहीं करना था तो जेल में डालने का कौन सा तरीका था? जेल रह के आए आप? 21 दिन जेल में रह के आया। कौन सी जेल में और क्यों? कैथल जेल में रह के आया। खट्टर साहब ने पुराना एक केस उठाया जो खत्म हो चुका था, 4 बार कैंसिल हो चुका था। उसके अंदर धाराएं जोड़ के मेरे को अंदर डाल दिया। क्या मामला था? मामला था कि कैथल में किसी के साथ मारपीट की, और जबकि कोई मारपीट नहीं हुई थी। उसके बाद ये मेरे को कैथल पुलिस और पंचकुला पुलिस, 2 पुलिस थाने की उठा के ले गई। और मेरे को वहाँ जाके एक दिलीप सिंह डीएसपी था, उसने टॉर्चर करना शुरू किया। या तो खट्टर साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, नहीं तेरा दिक्कत आएगी, तेरे को रेप केस में फंसा देंगे। इन्होंने एडिटिंग करके मेरे को दिखाई। मैं क्या, शर्म आनी चाहिए, मेरा कैथल में पता करो। कैथल में इन्होंने ट्राई किया तो लगा कि नहीं, रॉकी मित्तल कैरेक्टरलेस नहीं है। फिर रात को जब मेरे को हवालात में डाल दिया, क्योंकि अगले दिन उन्होंने कोर्ट में पेश करना था, उन्होंने रिमांड में मांगा था 3 दिन के लिए। तो जब मैं हवालात में बंद था तो कुलवंत आया, कोई डीएसपी उस टाइम का, उसने दारू पी रखी थी और आग बबूला हो गया, लड़ाई करने की कोशिश करी उसने, तो उसका बस नहीं चला। वो तो दूसरे पुलिस वाले भाग कर आए, वरना उस टाइम गोली भी चला सकता था और गोली भी मार सकता था, सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में। इन लोगों ने जिस टाइम मेरे को बोले जिसने बत्ती चोरी की है जयपुर, ये जयपुर मेरे को उठा के ले गए। वो एसएचओ भी और जो साथ में पुलिस वाले वो डर गए कि हो सकता है कि तुम्हारे को एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए।
वो भी बेचारे रास्ता बदल बदल के लेके गए। फिर वो आया जब मेरे को कोर्ट ने सुनाया कि 14 दिन इनको जेल में डाल दो। जब जेल के अंदर गए, जो SHO था उस टाइम का शिव कुमार सिटी SHO था, उसने गाड़ी पहले बार रोकी, सारे पुलिस वालों को उतार दिया। ये मैं पहली बार आपके चैनल को बता रहा हूँ। 5 मिनट तक गाड़ी रुकी गई। उसने मेरे को तरह तरह की वीडियो बनाई कि ऐसी एडिट करी है, तेरे को कभी भी डाल देंगे। मैं बोला कि मैं कभी गलत नहीं हूँ। कहता इस साल के लिए भी आपको 10 साल लग जाएंगे साबित करने में आप असली हो के नकली हो, हम आपका वो हाल करेंगे। तो मैंने बोला जो आपसे बनता करिए। तो फिर मैं हाई कोर्ट में गया। 21 दिन के बाद मेरी जमानत हुई। उस टाइम के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपोर्ट की, हाई कोर्ट ने सपोर्ट करी, मैं बाहर आया। उसके बाद मेरी हालात ये थी, एक दिन मैं बाहर खड़ा तो मेरी मैडम मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैंने बोला जाइए कोई देख लेगा। कहता क्या बात? अरे मैं कहा कोई देख लेगा, फोटो खींच लेगा। कहता मैं तेरी पत्नी हूँ। मैं कहा इसी बात को साबित करने मेरे कई साल लग जाएंगे कि तू मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी है। बीजेपी वाले ने किसी ने फोट कर लिया और कलेश पैदा हो जाएगा। इतना लोगों में इनमें वो था। सारा दिन मेरे आगे CID घूमती रहती थी और मेरे को इतनी पुलिस पकड़ के लेके गई। आज तक जितने भी व्यापारियों पे गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगते हैं, आज तक एक क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। एक रॉकी मित्तल को 2-2 जिलों की पुलिस पकड़ के लेके गई। क्यों? दाऊद था मैं, या मैं डॉन था? 14 साल तक तुम्हारा काम किया। इसी बात का गम था उसको कि रॉकी मित्तल मोदी के गीत गाता है, मोदी भक्त लिखता है, मनोहर भक्त क्यों नहीं? और जब मोदी जी इस बात को नहीं समझेंगे तो रॉकी मित्तल इसके बारे में क्या करेगा? नरेंद्र मोदी को आपने बताई ये बातें? मैंने लेटर लिखा, उसके PA को कॉल किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को मैंने कॉल भी किया, लेटर भी लिखा है। मैंने प्रदेश के उसको जो हमारे अध्यक्ष हैं उसको मैंने लेटर दिया है, हार्ड कॉपी भी दी है, मेल भी किया है। नायब सिंह सैनी जी को भी मेल किया मैंने। अब ये क्या स्टेप उठाते हो तो इनकी मर्जी है। मैंने 15 दिन का नोटिस दिया कि मेरी सुनो। अब इनको जरूरत नहीं थी। अब भाई कोई न कोई तो कुछ तो करेंगे ना हम। और जिंदगी के अंदर मैंने इनसे कुछ नहीं लिया। यदि मेरे को पद पे रखा था श्री राजेश खुल्लर जी ने रखा था, और मैंने उसमें लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमेशा उनका मैं आभारी रहूंगा। तो इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। यदि ये खुद लगाने वाले होते तो क्या मेरे को सस्पेंड करते? और उन लोगों के कहने से सस्पेंड किया जो हरियाणा के भी नहीं है। जब ये बातें करते थे, हरियाणवी तो छोड़ो, इनको तो हिंदी भी नहीं आती थी। जो वहाँ डिस्कस करते थे हरियाणा के बारे में, हरियाणा की उन्नति कैसे होगी? तो आप कहीं चले जाओ हरियाणा के, मैंने तो ईमानदारी के गीत गाए थे। मेरे सामने भ्रष्टाचार होगा तो फिर मैं परमात्मा मुझे माफ़ कर देगा। जब मैंने इन्होंने जेल में डालने के बाद 1.25 साल लगातार मैं हरिद्वार गया गंगा जी में स्नान करने के, ताकि कुछ तो पाप कम हो। इतने पाप किए मैंने, झूठे गीत गाए, और पछतावा हो रहा है क्योंकि लोगों को शर्म नहीं है, मुझे शर्म आती है। तो कांग्रेस में जब आप आए तो आपने, या फिर मैं ये कहूँ कांग्रेस को जब आपने समर्थन दिया तो माफ़ी मांगी राहुल गांधी से या कांग्रेसियों से? देखो, जब जो इंसान 14 साल किसी के खिलाफ बोलता हूँ और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते, कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आती मेरे खिलाफ, कोई केस कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों से फिर तो देखो माफ़ी मांगना बनता है। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। मैंने गीत गाया और आज पूरे इंडिया के एक एक घर घर में चला गया। चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, कोई भी है, हर बंदे ने उस दर्द को सुना। मैंने माफ़ी की गाना गाया है। माफ़ी देना ना देना वो राहुल गांधी जी का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक मैसेज दिया है, क्लियर किया है। लेटर लिखता तो लोगों को नहीं पता लगता, ये सार्वजनिक मैंने सॉरी फील किया है। बाकी अब जब उनके सुना, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, जब बोला कि वो पहले वाला राहुल गांधी मर गया अब नया है, तो उनके बाद प्रभावित हुए। और मेरी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, मैं तो हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हरियाणा में आज कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ। कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई मैं इनसे टिकट नहीं मांग रहा, कोई मुझे पद की भूख नहीं है। सिर्फ एक ही है कि हरियाणा के अंदर बदलाव हो, ताकि हरियाणा की जो विकास की गाड़ी नीचे उतर गई है वो दोबारा से पटरी पे आए। अब क्या आप, मैं ये कहूँ कि अब जो खेमे चुनते हैं उनमें मैं ये कहूँ कि आप खेमा चंद्रमोहन बिश्नोई साहब का, सुरजेवाला साहब का, इन्हीं में रहेंगे? पहले खेमों के कारण ही तो मार खाई है। वहाँ CM हाउस में भी 2 खेमे थे, एक खुल्लर साहब का खेमा, एक नीरज दफ्तवार का खेमा। मैं खुल्लर साहब के खेमे में था। खेमे खुमे का मुझे पहले पता होता ना, मैं कभी खेमे में पढ़ता ही ना। अब मैं मार खा चुका हूँ इन चीज़ों की, अब मैं खेमे खुमे में नहीं पढ़ना चाहता। पहले गलती क्या थी, मैं सीधा मोदी जी के पास चला गया, नीचे वालों से संपर्क नहीं किया। अब की बार मैंने चेंज कर दिया, पहले मैं नीचे आया, मैंने श्री चंद्रमोहन जी से बात की, इनके पास आया, मेरे मित्र थे ये, इनको समर्थन दिया। फिर हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया। मैं भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी गाना गाया मैंने।
मैं अब कोई खेमेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मुझे खेमेबाजी क्या होती है मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गया उन बातों को। मैंने क्या मतलब है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई खेमेबाजी से मतलब नहीं है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरी कांग्रेस को कर रहा हूँ। ये किस तरह की ज़रूरत आपको लगी कांग्रेस की? क्या बीजेपी राज में जो काम गिनवाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की ओर से, क्या उनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते? कौन से काम गिनवाए जा रहे हैं? कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी की, अब रोजगार दिए युवाओं को, चौतरफा विकास किया। मैं किसान भी हूँ, मैं आड़ती भी हूँ। कौन सी दोगुनी कर दी? कौन सी सब्सिडी मिलती है? क्या मिलता है किसान को? आप कभी सब्जी मंडी जाना, जब सीजन होता है तो शिमला मिर्च आपको 2 रुपये किलो मिलेगी, आलू 1-2 रुपये किलो रुड़ता मिलेगा, तो क्या वो डबल आय हो गई है? लाडवा साइड में, शाहबाद साइड में इतना आलू लगता है, कई लोग तो आलू की फसल करना छोड़ के, क्या उनको डबल मिलता है? उनको क्या पता, जब किसान कोई ठेके में ज़मीन लेता है 50-55 हज़ार 60 हज़ार तक का ठेका होता है, उसको पूछो फसल कितने की होती है, उसको सारी फसल का खर्चा करने के बाद बचता क्या है? किसी ने बोला डबल है। जब डबल होती तो क्या किसान भूखा मरता? क्या किसान कर्जा लेता? उल्टा कर्जा लोगों को देता। ये तो बड़ा ईजी है कहना, हर बंदा कहते कि मैंने डबल कर दिया। इनसे पूछो, व्यापारियों पे इतनी फिरौतियाँ मांगी गई, इतनी गोलियाँ चली, इतने मर्डर हुए, किसी की सुरक्षा की बात भी करी है? मैंने कई दिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाले को भी कहता देखा, चंद्रमोहन जी को भी कहते देखा, मैंने दीपेंद्र हुड्डा को भी कहते देखा, भाई गुंडे बदमाश जितने भी हैं 4 तारीख से पहले पहले हरियाणा छोड़ दो, नहीं तुम्हारी खैर नहीं। बीजेपी की तो आज किसी लीडर ने बोला नहीं। हमारे व्यापारियों के, मैं अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारे 8 विधायक हैं, 1 सांसद है, उनके सामने सरेआम लाडवा में गोली चली, कुरुक्षेत्र में चली, सांपड़ा में चली, बहादुरगढ़ गुहाना कहाँ नहीं चली। आज तक उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। इतना डर और भय। समाज तो उनको इसलिए वोट देता है ना कि हमारे समाज का कोई नुमाइंदा बनेगा। फिर 8 बनाने का फायदा क्या है? फिर तो 80 भी बना लो तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं तो कहूँ जात पात से ऊपर उठकर ऐसे लीडर को वोट देनी चाहिए जो दबंग और जॉब की समस्याओं का समाधान करे। ये जात पात का जो चैप्टर है क्लोज कर देना चाहिए। और जात पात का चैप्टर तो वहीं क्लोज हो गया जब अभी 2 महीने पहले आई किरण चौधरी जी को राज्यसभा में भेज दिया। किसी ब्राह्मण को तो नहीं भेजा, किसी बनिया को तो नहीं भेजा। जो बैकवर्ड की बात करते हैं ना कि बैकवर्ड हमारे साथ है, बैकवर्ड में तो नाई भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, कुम्हार भी आते हैं, सुनार भी आते हैं, लोहार भी आते हैं, गडरी भी आते हैं, कंबोज भी आते हैं। इनके बारे में कभी सोचा है? कभी राज्यसभा भेजा है? कोई टिकट देते हो? पूछिए इनसे। किसी यादव जाति को भेजा? किसी गुज्जर समाज को भेजा? जिनके खिलाफ तुम नफरत फैलाते हो, फिर जाट नॉन जाट करोगे और फिर लोगों को क्या अंधे हैं लोग? इनसे पूछो दुष्यंत चौटाला जी कौन थे, रणजीत चौटाला जी कौन थे, जेपी दलाल जी कौन थे, कमलेश डांडा जी, महिपाल डांडा जी, देवेंद्र बबली जी, ये कौन है? सुभाष बराड़ा जी, अब किरण चौधरी जी कौन है? ये जनता को गुमराह करना बंद करो। कोई जाति पाति के चैप्टर नहीं, सारे ऊपर एक ही होते हैं। दिन में हंसेंगे, एक दूसरे का जात पात का जहर फैलाएंगे, शाम को इकट्ठे पैग लगाएंगे। ये ऐसा जात पात का जहर बंद होना चाहिए। अच्छे लोगों को चुन के लेके आओ। इसी चक्कर में चंद्रमोहन जी पिछली बार थोड़ी वोटों से रह गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी रह गए। इन लोगों को सोचना चाहिए कि कितने बड़े लेवल के नेता हैं और इनके सामने जो चुनाव लड़के आए हैं उनकी बातें सुनिए कि मेरी तो चलती ही नहीं है, मेरा तो ये नहीं होता, उन्होंने किया क्या है। आप इन चीज़ों को छोड़कर उस चीज़ को देखें कि विकास कौन कराएगा। फिर देखना हरियाणा का तभी उद्धार होगा, तभी हरियाणा तरक्की करेगा। जात पात के नाम पे आप लोगों ने 10 साल यूं ही खराब कर दिए। अच्छा, जब आप बीजेपी के लिए गीत गाते थे, लोगों के क्या रिएक्शन होते थे? आपके पास आते थे ऐसे बोलने कि आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा गाया, इस तरह से? वो तो अब भी कह रहे हैं, वो तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाते। जितने कांग्रेस वालों के कॉल लिया, इससे ज़्यादा कॉल बीजेपी वालों के आ रहे हैं। जब मैंने राहुल गांधी का गाना रिलीज हुआ, वायरल इतना हो गया पूरे इंडिया में एकदम, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी एक भी व्यक्ति ने मेरे को ये नहीं बोला तेरा गलत डिसीजन है। हर व्यक्ति कहता है तेरा डिसीजन एकदम सही है। तो नए गाने कब तक आएंगे आपके? और भी अभी एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का गीत आ गया, अभी उसका आएगा, राहुल गांधी जी का आ गया, एक और आने वाला है, एक चंद्रमोहन जी का आएगा और एक भूपेंद्र हुड्डा जी का आएगा। कोई सुनाना चाहिए इस समय? हम चंद्रमोहन जी का सुनाओगे? जो आपका मन करे। जो पहले राहुल गांधी जी का आया, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। फिर सुरजेवाले का है, हो रखवाड़ा सुरजेवाड़ा कैथल की डिमांड है, काम करने में सुरजेवाड़ा भाइयों एक ब्रांड है।
फिर हमारे चंद्रमोहन जी का गाना है, कांग्रेस लाओ भाजपा हटाओ वरना हाल बेहाल है, काम करण में चंद्रमोहन दूसरा भजन लाल है। क्योंकि काम जो पंचकुला में भजन लाल जी ने किया है ना, दूसरा भजन लाल यही है। कोई बेटा नहीं चाहेगा कि अपने बाप की विरासत खराब करे, इसलिए वो जो भी काम करेंगे अपने बाप को देख के करेंगे, आपके बाप के कामों को देख के करेंगे, क्योंकि उनके नाम से ये जाना जाता है। और अभी एक गाना आएगा मेरा भूपेंद्र हुड्डा जी का, उसका है वो है, सबको धूल चिटा हुड्डा आएंगे डंके की चोट पे। वो जैसे मेरा मोदी जी का आया था, मोदी आएंगे डंके की चोट पे। तो ये तकरीबन 2-2.5 वर्ष बाद आपके फैन जो है वो आपको दोबारा मंच पे देखेंगे, दोबारा गाते हुए देखेंगे। शांत थे आप? नहीं, लगातार काम तो मैं कर ही रहा था। अभी पीछे दिसंबर में मैं काम राजस्थान में करके आया हूँ मोदी जी के लिए। उससे पहले मैंने उत्तराखंड में किया, यूपी में किया, काम इनके लिए लगातार। मैंने बोला था ना, फरी का गधा मिला हुआ था, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, काम ये ना बोलो। मेरे देखो मैं कितना एक बेवकूफ़ था, 4 साल पहले मेरे को जेल में डाल दिया, उसके बाद भी काम कर रहे थे। इससे पर वफादारी क्या निभाऊंगा मैं? ऐसी तो वफादारी मुझे लगता नहीं दुनिया में किसी ने निभाई। और जब मैंने पार्टी छोड़ी तो भी 15 दिन का नोटिस दिया कि मेरी सुन लो। लेकिन खट्टर साहब के दिमाग में एक ही बात थी कि इसको बर्बाद करना है। बर्बाद ये तो जनता करती है, परमात्मा करता है, कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता। इंसान भगवान नहीं बन सकता, उसकी गलतफहमी थी। और 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। खट्टर साहब की पब्लिसिटी में दम है कि रॉकी मित्तल की दम है, उसकी में दम होगा तो जीत जाएगा, यदि दम नहीं है तो हार जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई बातचीत के लिए। अब रॉकी मित्तल साहब को आपने सुना। अब इस बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके भी कोई सवाल हो तो वो भी हमें भेजें, इनसे हम दोबारा मुखातिब होंगे। आपके सवालों के जवाब भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। राम राम।